सभी को जोहार, जय मंडल, जय श्रमदान। शिवरतन जी ने अभी काफी बातें रखी, मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा और उन बातों को दोहराऊंगा भी नहीं। लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि हमारे समाज में अगर कोई 4th क्लास और 5th क्लास में नौकरी पा लेता है तो मैं देखता हूँ जब हम लोग कहीं जाते हैं तो बड़ा मजाकिया अंदाज में हमें देखता है। मैं बता देता हूँ सार्वजनिक रूप से आपके लिए है जो समझते हैं कि हम लोग मूर्ख हैं। ऐसे मजाक हर जगह बनते रहेंगे, मेरा नहीं, मैं आपको बता दूं। जो माता सावित्रीबाई फुले जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए प्रथम स्कूल खोला और पहल की, जब माता सावित्रीबाई फुले अपने समाज की बच्चियों को, महिलाओं को पढ़ाने के लिए जाती थी तो रास्ते में ऐसे ही लोग, हमारे समाज के लोग और मनवादी विचारधारा के लोग, सामंतवादी विचारधारा के लोग उनके टीचर फेंकते थे। तो माता सावित्रीबाई फुले क्या करती थी, 2 साड़ियां रखती थी, एक पहन के जाती थी, एक बैग में रखती थी। तो वो जो टीचर फेंकते थे वो जाकर के स्कूल में, पाठशाला में उस साड़ी को उतार करके दूसरी जो साफ सुथरी होती थी उसको पहन लेती थी। लेकिन वो रुकी नहीं। बाबा साहब बी.आर. डॉक्टर अम्बेडकर जब पटना में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में गए तो वहां पर ऊपर पत्थर बरसाए गए। जब नवंबर काशीराम साहब आगरा में सभा में गए तो चमारों ने उनकी सभा में पंडाल में आग लगा दी, उन्हीं के जाति के लोगों ने। जब पेरियार रामास्वामी नायकर ईश्वरी सत्ता के विरोध में आए तो उनके परिवार ने उनको घर से बेदखल कर दिया। महात्मा फुले को उनके घर से बेदखल कर दिया गया। तो ऐसे सैकड़ों उदाहरण हमारे सामने है। आज हम उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। तो आपके ये मजाकिया तेवर से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन ये इसीलिए हमने बताया कि जितना आप कमाते हो उतना 15 दिन में उड़ा देते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए ये लड़ाई हक और अधिकार की है। तुम्हारी नौकरी कब छीन ली जाएगी ये तुम जान नहीं पाओगे। कब तुम्हें नौकर बना दिया जाएगा, गुलाम बना दिया जाएगा, मजदूर बना दिया जाएगा, जान नहीं पाओगे। तुम नेताओं के सामने जी हजूरी करोगे, अफसरों के सामने जी हजूरी करोगे और हम टांग पे टांग रख के मुंह छेद के उनके सामने बैठते हुए सवाल करते हैं। ये फर्क है तुम में हमने। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि समझो, अभी कुछ नहीं मिला है तुम्हें, अभी कुछ नहीं मिला है जिसमें तुम इतरा रहे हो। ये कब छिन जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जो लड़ाई है संवैधानिक अधिकारों की, मैं अपने नौजवान साथियों को कहना चाहता हूं कि 2 पुस्तकें पढ़ लो। एक संविधान को पढ़ लो, दूसरा मंडल कमीशन को पढ़ लो। जब संविधान और मंडल कमीशन को पढ़ लोगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि आपके अधिकार क्या है और किस तरीके से आपके साथ षड्यंत्र करके आपके अधिकारों को छीना गया है। तो और जागना है तो गुलामगिरी पढ़ लो, बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर की जाति का विनाश पढ़ लो। ज्यादा आगे बढ़ना है तो विजय सिंह पथिक के साहित्य को पढ़ लो, सर छोटू राम के साहित्य को पढ़ लो, मानव काशीराम साहब की चमचा युग को पढ़ लो। क्योंकि तुम सब यहाँ पर जो भी बहुजन समाज के लोग हैं, पूरे देश के अंदर ओबीसी एससी के लोग हैं, आज वो चमचे ही है। और चमचा हमेशा ही पतीले को खाली ही करता है, भरता नहीं है। चमचा जो होता है वो समाज को खड्डे में ही ले जाता है, उसका उत्थान नहीं करता। ये हम सब जानते हैं। चमचे का उपयोग उसके ही समाज के खिलाफ होता है। नेताओं की जिंदाबाद मुर्दाबाद से फुर्सत मिल जाए तो समाज की तरफ सोचो। देखो कि आज हम कहां खड़े हैं। हमारे समाज में जिसकी आबादी 90% है उसमें 10% के लोग शासन कर रहे हैं सदियों से। जगदेव प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन भक्ति और राजपाट में 90 भाग हमारा है। उन्होंने एक नारा दिया था कि पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। जगदेव प्रसाद मुखर्जी को बड़ी सभा में मार दिया गया। मरवाने वाला कौन था? आप सब लोग जानते हैं, हम जानते हैं। इसी देश की सरकार ने, इसी देश के जो रहनुमा थे, इसी देश के जो हुक्मरान थे, उन्होंने ही आपके पुरखों को मरवाया था। बड़ी सभा में उनको गोली मारी गई थी और घसीटते हुए उनको ले जाया गया था। तो प्यासे पे पानी ले दिया गया। जब एक दलित जाति की महिला पानी लेकर गई तो उसको धक्का मार के बाहर कर दिया, वो प्यासे ही मर गई थी। कौन थे जो आपके अधिकार के लिए लड़ रहे थे?
और उनकी ऐसी इतनी हिम्मत कैसे पड़ गई कि उनको गोली मार दी सभा में? क्योंकि बाहर भी ऐसे ही लोग थे, जब वो लड़ते थे तो उनको हंसी आती थी। वो तब भी गुलाम थे, वो आज भी गुलाम है और वो आगे भी गुलाम रहेंगे जब तक उनकी मानसिक स्थिति नहीं सुधरती है। मैं उनको मानसिक दिवालिया कहता हूं। जो आदमी जागरूक नहीं है, जो अपने हक अधिकार को नहीं समझता, वो कभी न अपना उत्थान कर सकता है, न समाज का उत्थान कर सकता है। वो हमेशा ही दूसरे की गुलामी करता रहा है, करता रहेगा। यह सच्चाई है। जिस देश में पिछड़ों की आबादी 7% है, मध्य प्रदेश में 14% रिजर्वेशन मिलता है, उत्तर प्रदेश में 27% ओबीसी को रिजर्वेशन मिलता है। और हम 14 और 27 दोनों नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जातियों को गिन लो और जिसकी जितनी संख्या है उस हिसाब से बंटवारा कर दो। जिसकी जितनी संख्या है, जल जंगल जमीन में, संपत्ति में, न्यायपालिका में, विधायिका में, कार्यपालिका में, मीडिया में, उसका उतना हिस्सा दे दो, उतना अधिकार दे दो। अगर हमारा 60% है तो हमें 60% दे दो, हमारा 10% है तो हमें 10% दे दो। हम विरोध नहीं करेंगे, लेकिन जनगणना कराओ, आंकड़े सामने रखो। अगर ब्राह्मण 100% है उसको दे दो, राजपूत भूमियार ब्राह्मण अपर कास्ट 100% है, दे दो, हम नहीं मना करते, लेकिन गिनती कराओ और आंकड़े सामने रखो। हम कैसे मान लें? 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण दे दिया गया, कोई विरोध नहीं हुआ, बिना आंकड़ों को दिया गया। लेकिन जब आपके 27% की बारी आती है तो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहता है आंकड़े लाओ। हम कैसे माने आप 27% हो? लेकिन जब 10% दिया गया तो किसी ने कोई आंकड़ा नहीं मांगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि न्यायपालिका में कोई आपका जज नहीं है। क्यों? क्योंकि न्यायपालिका में कोई आपका जज नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि न्यायपालिका में जज परीक्षा में नहीं चुना जाता है, कॉलेजियम से बनाया जाता है। कॉलेजियम जानते हैं, एक कमेटी होती है। साधारण तौर पर अगर हम कहें कि मान लो प्राइमरी स्कूल है यहाँ पर और उसमें यहाँ पर अध्यापक है, आप रिटायर होने वाले हैं, जगह खाली होने वाली है, सरकार आपसे कह दो कि ये काम करो, आप ही यहाँ एक अध्यापक नियुक्त करके जाओ, तो आप किसको नियुक्त करेंगे? अपने ही घर परिवार रिश्तेदार भाई भतीजे को ना, उसी को करेंगे। चाहे अनपढ़ जाहिर कमार कुछ भी है, वही होता है जजों की नियुक्ति में। हमारे गांव के किसान मजदूर गरीब लोग समझते हैं कि जो जज बनता है बहुत ज्यादा पढ़ाई करता होगा, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल देता होगा, एग्जाम देता होगा, पता नहीं क्या क्या उसको करना पड़ता होगा, तब जाके जज बनता होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जज बनने के लिए काफी है कि जज के खानदान में जन्म ले लो, जाति विशेष में 10 साल की प्रैक्टिस तो कोई करवा देगा। अगर किसी को शक हो तो मुझसे आकर मिले, मैं 10 साल या 20 साल की प्रैक्टिस घर बैठे करवा दूंगा। सोचे अगर मैं करवा सकता हूं तो वो तो जज है, अपने रिश्तेदार को तो आसानी से करवा देगा। 10 साल की प्रैक्टिस है, जज का रिश्तेदार होना जरूरी है, आप जज बन जाएंगे, ये गारंटी है। आप सोचिए, अब आप सोच रहे होंगे कि हमने देखा है कि हमारे जिला न्यायालय में फलाने यहाँ पर कुर्मी नदी कई जगह हमने जज देखे हैं, तो इसका जवाब ये है। आप ये बताओ कि डीएम जो होता है, डीएम अगर आदेश दे दे कि भगत जी को अरेस्ट करना है किसी थानेदार को, तो क्या थानेदार की औकात है कि आदेश के विरोध में चला जाए? तो नहीं साथियों, तो निर्दोष आदमी उसको गिरफ्तार नहीं करेंगे, नहीं है ना? गिरफ्तार करना पड़ेगा चाहे भले ही निर्दोष हो। क्यों? क्योंकि डीएम डिसीजन मेकर है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जो डिसीजन मेकर है, जो डिसीजन लेने की ताकत रखते हैं, क्षमता रखते हैं, जो आदेश देते हैं, वहां पर आपको लोग नहीं है। क्रांतिकारी साथियों, यदि आप संवैधानिक अधिकारों, जातिवाद जनगणना, मंडल कमीशन, बहुजन महापुरुषों की वैचार की समता, समानता और सामाजिक न्याय के आंदोलन को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन के बटन को दबाएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें व अपनी यथासंभव शक्ति अनुसार हमें आर्थिक सहयोग करें।